हेलो गाइस, कल के वीडियो में हमने संविधान के भागों के बारे में पढ़ा था कि संविधान में कितने भाग होते हैं और उन भागों में कौन कौन से विषय किन किन कार्यों के लिए दिए गए हैं। लेकिन आज हम हमारे संविधान का वैसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से बहुतेरे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं। इस टॉपिक को बड़े ध्यान के साथ आप देखिएगा और हर टॉपिक अपने पिछले टॉपिक के साथ क्रमबद्धता से जुड़ी हुई है, इसलिए आप शुरुआत से ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हम आज पढ़ रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के तीसरे भाग में दिया गया है। संविधान के भाग 3 में दिया गया है, जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 में, संविधान का जो हमारा भाग था 3, उस 3 में जो अनुच्छेद आते हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक के अनुच्छेद कवर होते हैं। मैंने कल बताया था आपको। उन अनुच्छेदों में हम अपने मौलिक अधिकारों को, अपने मूल अधिकारों को, यानी कि हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारी नागरिकता, हमें भारतीय होने का जो अधिकार है वो किन किन अधिकारों के साथ दिया गया है, उसकी चर्चा हम 12 से 35 अनुच्छेद में करेंगे। यह यूएसए के संविधान से लिया गया है और इसे, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है। पहले क्या था, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी। हमारे मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की, हमारे जो मूल संविधान में मूल अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। लेकिन 7वें मौलिक अधिकार को हटा करके, 7वें मौलिक अधिकार को 44वें संशोधन में, यानी कि 1978 में संविधान का 44वां संशोधन हुआ था। उस संशोधन में उसे हटा करके और संविधान के अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया। अब हमारे पास 7 के बदले जो हमारे मूल अधिकार है वो 6 है। हम उन मौलिक अधिकारों की चर्चा आपके सामने करेंगे। सबसे पहले हमारे जो 6 मूल अधिकार हैं और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा मूल अधिकार है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार वो है कि हम यदि भारत में रहते हैं तो सभी धर्म को, सभी वर्ग को, सभी वर्ण को एक समान मानते हैं, हमें समान रूप से जीने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में इसे शामिल किया गया है। 14 से 18 के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत। एक दुविधा आपके मन में होगा कि मैंने बताया कि यह अनुच्छेद जो है 12 से 35 के बीच कवर होता है, तो 12 और 13 कहाँ गया? अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 कहाँ गया? तो अनुच्छेद 12 में हमारे मौलिक अधिकार की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में इसका अल्पीकरण दिया गया है। ठीक है ना। अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों की परिभाषा दी गई है और अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण है। 12 और 13 से संबंधित प्रश्न बीपीएससी लेवल तक की परीक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए हम उसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। यहाँ से आते हैं कि हमारा अनुच्छेद 14 से 18 तक में समता या समानता का अधिकार शामिल है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। हम भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से अपने विचारों के अनुसार, अपने स्वतंत्र विचारों के अनुसार एक कानून के दायरे में रहकर हम अपना जीवन जी सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 से 22 तक के अंतर्गत आता है। तीसरा अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो तीसरा हमारा शोषण का विरुद्ध अधिकार है, यानी कि जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे मान सम्मान पर हानि हो रही है, तो उसके विरुद्ध भी सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में कुछ नीति नियम दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। इसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम भारत में धर्मनिरपेक्ष रूप में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा भारत, तो इसमें
हमें अपने धर्म को मानने के लिए संपूर्ण आजादी है कि हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को मान सकते हैं। भले हम यदि मुसलमान हैं तो हम हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, हम पारसी धर्म को अपना सकते हैं, हम सिख धर्म को अपना सकते हैं, ईसाई धर्म को अपना सकते हैं, और आप इसलिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हाँ, बशर्ते आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हम किसी को अपने धर्म को पालन करने के लिए किसी पर दबाव भी नहीं बना सकते। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, इससे संबंधित जो हमारे अधिकार हैं, अधिकारों से संबंधित जो चीजें हैं वो अनुच्छेद 35 से 28 के बीच शामिल हैं, उसमें दिए गए हैं। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, हमारी संस्कृति किस प्रकार की होनी चाहिए यह हमारा अधिकार है। हमारे शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, यानी कि सभी बच्चों को साक्षर होना ही नहीं, शिक्षित होना जरूरी है। इस प्रकार का अधिकार हमारे संविधान में वर्णित है, जो कि 29 एवं 30 अनुच्छेद के तहत आता है। भारत में चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का, किसी भी समुदाय का बच्चा हो, उसे अपनी संस्कृति और उसे अपनी शिक्षा का पूरा अधिकार है। ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। मौलिक अधिकार जो हमारा 6वां सबसे अंतिम है, उस अधिकार में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। संविधान से संबंधित जो उपचार होते हैं उनका अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अब हम बारी बारी से, जो पहला है हमारा समता का अधिकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा करेंगे। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या अन्य जो हमारे और भी 6 सारे पूरे 6 जो अनुच्छेद हैं, माफ कीजिएगा, मौलिक अधिकार हैं, इनकी चर्चा हम आज के वीडियो में विस्तार से करेंगे। आइए देखते हैं। आइए अब हम हमारे मौलिक अधिकारों में जो हमारा पहला अधिकार है, समता या समानता का अधिकार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। समता या समानता के अधिकार का सिद्धांत कानून के समक्ष एवी डिक्के ने दिया था। एवी डिक्के ने कानून के समक्ष समता और समानता का जो सिद्धांत है, इन्होंने कानून के समक्ष इस सिद्धांत को दिया था। आइए अब हम समता और समानता के अधिकारों की चर्चा करते हैं विस्तार से, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब हमारे संविधान में कानून से है, विधि का तात्पर्य कानून से है। कानून के लिए आप सबके लिए बराबर है। जहाँ पे न्याय होता है वहां पर आंख में पट्टी बंदी, हाथ में तराजू लिए एक महिला का चित्र होता है। वो ये दर्शाता है कि देख करके भेदभाव के अनुसार कोई भी न्याय नहीं होगा, और जो 2 पक्ष होते हैं, वादी और प्रतिवादी, उन दोनों पक्षों को जो न्याय मिलेगा वो बिल्कुल सही न्याय मिलेगा। यदि वादी गलत है तो वादी को सजा मिलेगी, और यदि प्रतिवादी गलत है तो उसको सजा मिलेगी। ये हमारा कानून कहता है। उसके समक्ष जो समानता है वो इसी चीज को दर्शाता है। जो आंख में पट्टी बंदी, हाथ में तराजू ली जो महिला है, जो न्यायालय में दिख जाती है जज के कुर्सी के ऊपर में, तो वो इसी चीज को स्पष्ट करता है। आइए हम अनुच्छेद 15वें में जो हमारा समानता का अधिकार वर्णित है उसको देखते हैं। इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के विभेद पर रोक है। देखिए, पहले सामाजिक भेदभाव होता है। सामाजिक विभेद बहुत बड़ा चीज है। सामाजिक भेदभाव होता है, और जब सामाजिक भेदभाव एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है तब वो सामाजिक विभेद हो जाता है। सामाजिक विभेद कई क्रांतियों का कारण भी बना है। इसमें भारत में एक ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में कि आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, और आपका जन्म स्थान कोई भी हो, चाहे आपका जन्म स्थान आदिवासी क्षेत्र में हो, चाहे आपका जन्म स्थान दिल्ली के बहुत बड़े पॉश इलाके में हो, फिर भी आपको भारत के नागरिक एक नागरिक का ही आपको अधिकार दिया जाएगा। चाहे आप राष्ट्रपति के बेटे हो, चाहे आप समाज के निचली जाति के किसी एक व्यक्ति के बेटे हो, आपको समान रूप से
जो अधिकार है वो मिलेंगे और इस प्रकार के विभेद पर रोक लगा दिया जाता है। बिहार की परीक्षाओं में खास करके ये प्रश्न आते हैं, ये अनुच्छेद 15 ये आता है कि धर्म से संबंधित जो हमारा अधिकार है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है, वो आता है। धर्म जाति, देखिए प्रश्न की जहां तक बात है तो हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आते हैं, लेकिन इसमें से आप प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके छाट सकते हैं। अभी कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि सामाजिक धर्म जाति और लिंग के आधार पर जो विभेद है इसको देखने को मिलता है। जैसे बिहारियों को मुंबई से बाहर भगाया जाता था, दिल्ली जाने पर रोक लगा दिया गया था। अभी फिलहाल में एक और घटना हुई थी कि एम्स में बिहारियों को जाने पर रोक लगा दिया गया था। तो ये कानून के सरासर खिलाफ है और इस प्रकार में आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध में आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं और उन पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाती है। अब हम आते हैं संविधान के अपने, आइए अब हम अनुच्छेद 16 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 16 में हमारे जो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की जो समानता है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, भारत के किसी भी राज्य में जाकर के आप अपना नौकरी, पेशा या व्यवसाय कर सकते हैं। चाहे आप जम्मू कश्मीर से हो, चाहे आप मणिपुर से हो, या आप गुजरात से हो, या तमिलनाडु या केरल से हो, या मध्य प्रदेश या बिहार से हो, यानी कि किसी भी क्षेत्र से आते हो तो पूरे भारत के किसी भी राज्य में जाकर आप अपना नौकरी, पेशा और व्यवसाय कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आइए अनुच्छेद 17 की ओर चलते हैं। ये अस्पृश्यता का जो है ये अंत है। इसमें अंत का जो संविधान है ये दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। देखिए छुआछूत जो है ये पहले के समय में हुआ करता था। पहले के समय में इसलिए हुआ करता था कि आप अमीर हैं तो आप गरीबों से हीन भावना रखते हैं। यदि आप समाज में आपका कद बड़ा है, यानी कि हाइट बड़ा है, ये होता क्या है कि गोरे लोग कालों से भेदभाव करते हैं, ऊंचे कद के लोग बौने कद के लोगों से भेदभाव करते हैं, अमीर गरीबों से भेदभाव करते हैं। तो ये जो हमारा भेदभाव है, छुआछूत जो था वो उसके कई आधार थे। वर्ण था, धर्म था, जाति था, लिंग था, धन था। तो ये जो आधार है इस पर रोक लगा दिया गया कि आप किसी को भी हीन भावना से नहीं देख सकते हैं। चाहे आपका धर्म हो, जाति हो, कोई भी चीज हो, आधार कुछ भी हो, इस पर पूरा इसको अंत कर दिया गया है और छुआछूत की भावना पर रोक लगा दिया गया है। इसके लिए कई बार संशोधन भी हुए, कई कानून में कई बार अमेंडमेंट्स भी किए गए। तो इससे जो प्रश्न आता है, यह प्रश्न सिर्फ इसी प्रकार से आएगा कि अस्पृश्यता का जो अंत है, यानी कि छुआछूत की भेदभाव, छुआछूत की भावना का अंत है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। हम लोग प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे अधिकारों के बारे में पढ़ने के बाद, क्योंकि किसी भी परीक्षा में अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित काफी प्रश्न आते हैं। तो मैं कोई भी दुविधा नहीं रखना चाहता आपके मन में, इसलिए इसको हम बड़े विस्तार के साथ क्लियर करेंगे। आइए अब हम 18वें अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया है। उपाधियों का अंत का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई उपाधि नहीं मिलेगी, आपको उपाधि मिलेगी। जैसे किसी नाम से पहले बिहार विभूति लगा दिया जाता था, बिहार विभूति डॉक्टर कृष्ण सिंह, लेकिन अब वो चीज आप नहीं लिख सकते। आपको भारत रत्न मिला है, पद्म भूषण मिला है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि पद्म भूषण श्रीमती शारदा सिन्हा, आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप लिखेंगे ऊपर श्रीमती शारदा सिन्हा, नीचे लिखेंगे पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता या विजेता, आप ऐसा लिख सकते हैं। उपाधि अपने नाम के साथ आप नहीं जोड़ सकते। इस प्रकार के जो उपाधि थे उसको कानून में इसको अंत कर दिया गया है और इस प्रकार के अधिकार, क्योंकि उपाधियों के लगाने के बाद लोगों में जो भावना है वो अपने से दूसरे लोगों के प्रति हीन भावना ऑटोमेटिक है कि मन में आ जाती है, तो इसलिए उसका अंत कर दिया गया। समता या समानता के अधिकारों में इन्हीं अनुच्छेदों को पढ़ना था। अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अनुच्छेद 12 में हमारे मौलिक अधिकारों की परिभाषा है और अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं।
तो समता या समानता के अधिकारों में इतना ही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आइए अब हम दूसरे अधिकारों की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा अधिकार जो है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर के 19 से लेकर के 22 तक में वर्णित है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा सर्दी के चक्कर में आवाज साफ नहीं निकल रहा है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में वर्णित है। अभी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 में ही पढ़ना है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित ये चीजें पढ़ना है हमें। इसमें पहला है कि बोलने की आजादी। भारत में ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है हम नागरिकों के लिए कि आप कहीं भी अपनी बातों को शांतिप्रिय ढंग से रख सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण रूप में एकत्रित होने की। आप किसी भी जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी सभा या सेमिनार कोई भी चीज कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। सभा या समूह बनाने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। जैसे कई संगठन बनाए जाते हैं हमारे देश में, छात्र संगठन, महिलाओं से संबंधित संगठन, सहकारी समितियां, या फिर कई राजनीतिक या गैर राजनीतिक जो एनजीओ जिसको बोलते हैं, उस प्रकार से आप संगठन बना सकते हैं। इसके लिए अनुच्छेद 19 में प्रावधान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आप इन चीजों को कर सकते हैं। भारत में आवागमन, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप आसानी से अपने अधिकारों के साथ घूम सकते हैं, जा सकते हैं। वहां मैंने पिछले अधिकार में बताया था कि आप नौकरी, पेशा या व्यापार व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। आप तमिलनाडु के हैं और आप त्रिपुरा में रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, तो वहां पे आप रह सकते हैं। ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 में ऐसा प्रावधान है। भारत में कहीं भी आप आजीविका कमा सकते हैं, यानी कि अपना जो नौकरी है वो कर सकते हैं, रोजगार कहीं पर भी आप कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आपको ये आजादी दी गई है। हम स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 19 में एक अभी तत्काल में जो घटना हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं कि लखनऊ में जो एक मामला वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा, कैब ड्राइवर के साथ जो लड़की ने मारपीट किया था। शायद उस लड़की ने 22 थप्पड़ मारे थे उस कैब ड्राइवर को और उस बेचारे ने कुछ नहीं बोला। तो यह उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया गया था। यदि वो ड्राइवर चाहता तो उनके विरुद्ध वो कार्रवाई करता और उस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा होती, लेकिन उस ड्राइवर ने एक बहुत अपने अच्छे होने का परिचय दिया और उसके बाद उस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। आइए स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 में हम अपराध के दोष सिद्धि में जानते हैं कि यदि आपने अपराध किया है तो आपके दोष को सिद्ध किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ बाउंडेशंस भी है कि उसे उसी समय के कानून के अनुसार सजा दिया जाएगा। जैसे कोई अपराधी है, उसने 2010 में अपराध किए हैं और उस समय उस अपराध की सजा आजीवन कारावास है और उसकी जो सजा है 2020 में पूरी होती है, और यदि 2020 में उस अपराध की सजा फांसी है तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, उसे रिहा होने के समय में, उसकी सजा पूरे होने के तत्कालीन समय की सजा उसे नहीं दी जाएगी। उसे जब सजा हुई थी उसी तत्कालीन सजा के अनुसार उसे सजा दिया जाएगा। यदि उसकी सजा 2010 का जो अपराध है, यदि वो केस चल रहा है 2020 में, तो उसे 2010 के कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगा। तत्कालीन कानून का कोई मान्यता उस समय नहीं रहेगा। आइए अगला है कि खुद के विरुद्ध गवाही के लिए आपको आपकी गलती मानने के लिए किसी भी तरह से आपको प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। प्रशासन के लोग आपको मारपीट करके, धमका करके जो बयान ले लेते हैं कई बार, तो उसको कोर्ट में उसकी मान्यता नहीं दी जाती है। न्यायालय के समक्ष जो आप अपनी बात को रखेंगे उसी को सही और वैध माना जाता है। अगला है कि एक अपराध की सजा एक ही बार है। ये प्रावधान सिर्फ भारत में ही है कि एक अपराध की सजा एक ही बार दी जाती है। यदि आपने कोई गलती कर दिया और इसकी सजा 2 वर्ष का कारावास है, तो 2 वर्ष के कारावास के बाद 2 वर्ष कारावास के बाद कोई और सजा आप पर लागू नहीं किया जाएगा। 2 वर्ष के कारावास के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत।
आइए अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके शरीर की जो स्वतंत्रता है, आप शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं कि आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर रह सकते हैं एक सही तरीके से। इसमें क्या है कि आपके जीवन का अधिकार है, आपको आपका जो जीवन है उसको जीने का अधिकार है। अभी तत्काल में कुछ घटनाएं घटी थी, किसान आत्मदाह कर रहे थे। तो किसान आत्मदाह कर रहे थे और आत्मदाह के समय वो जिसको भी जिम्मेवार ठहराएंगे उस पर क्या होगा कि उसको दोषी मानते हुए सजा दी जाएगी। इसलिए जीवन का अधिकार है आपको। इसमें एक तत्कालीन और भी घटना का वर्णन हम कर लेते हैं कि केरल में एक हाथिनी की हत्या हुई थी पिक क्रैकर से। उसने जो विस्फोटक अनानास खा लिए थे, उसको केरल में हम लोग पिक क्रैकर कहते हैं, उस हाथिनी ने खा लिया था। तो जिसका खेत था उसको सजा दिया गया था। कानून ने, न्यायालय ने उसे दोषी घोषित किया था और उसे सजा मिली थी। इसलिए हमें हमारे संविधान में जीवन जीने का अधिकार है। और ऐसा पिटाल तारीखा चालू हो गया। आइए अब हम अनुच्छेद 21A में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब इसे जोड़ लिया गया है। तो ये जो शिक्षा है ये अनिवार्य शिक्षा है। यही बाल श्रम अधिनियम से संबंध है ये, क्योंकि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप कोई भी काम नहीं करा सकते। अब वो बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत काम कराने वाला व्यक्ति अपराधी घोषित करता है। हम उधर नहीं जाएंगे, हम यहाँ आते हैं कि 6 से 14 वर्ष के, चाहे वो किसी भी तबके के, किसी भी समुदाय के बच्चे हैं, तो उनको अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और दी जानी चाहिए। ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान है। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रावधान अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। कारण पूछने का अधिकार, आप कारण पूछ सकते हैं प्रशासन से कि आप हमें किस कारण से गिरफ्तार कर रहे हैं। मतलब कि यदि आपको नहीं पता, अचानक से पुलिस आकर के पकड़ लेती है, तो सबसे पहले आपका अधिकार है कि आप कारण पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दबाव नहीं बना सकता है। अगला है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपस्थित, यदि आप कारण पूछ लिया गया और कारण बताने के बाद आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपस्थित किया जाएगा और न्यायालय के समक्ष आप अपनी सफाई दे सकते हैं, अपने बयान को पेश कर सकते हैं। तीसरा है कि इसके लिए आप अपने मनपसंद लॉयर को, वकील को हायर कर सकते हैं। चाहे वकील कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि यदि आपका बिहार के न्यायालय में आपका सुनवाई चल रहा हो तो आप उत्तर प्रदेश के वकील को भी हायर कर सकते हैं। ऐसा संविधान में प्रावधान है। और क्या कहते हैं, आप बिना वकील के भी अपने से भी अपना केस लड़ सकते हैं, अपना बयान बार बार कोर्ट में जाकर के दे सकते हैं। और आप, यदि आपकी इच्छा है, तो मनपसंद अपना कानूनी सलाहकार यानी कि वकील को हायर कर सकते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों में आज की इस वीडियो में हम 2 ही अधिकार को पढ़ेंगे, क्योंकि हमें विस्तार से पढ़ना है। उम्मीद करूंगा कि समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार में से कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपके सुझाव और कोई दुविधा होगी तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम आपके दुविधा को दूर करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जय हिंद।